नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की संध्याकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। भंडारण की राह जोड़ता खुले में पड़ा अनाज, प्रदेश में हुई बम्पर खरीदी, पंजाब को पीछे छोड़ा। 7,000 नए जॉब कार्ड के साथ ही 18,000 प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा, कहा कलेक्टर बसंत कुर्रे ने। 12वीं के छात्रों सहित कोचिंग संस्थाओं के संचालकों ने ज्ञापन सौंपा। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के समर्थन मूल्य पर अनाज की उपज की खरीदी यथास्थान पर खरीदी केंद्र बनाकर की गई थी। वहीं इन केंद्रों में खुले में बनाए जाने एवं अनाज का उठाव न होने के चलते अनाज खुले में पड़ा हुआ है। वहीं मानसून भी सक्रिय हो रहा है, जिसके कारण हजारों मीट्रिक टन अनाज खराब होने की आशंका, जबकि अभी आए एम्फान एवं निसर्ग चक्रवात से पूरे प्रदेश में भारी बारिश हो रही है और अनाज का भंडारण खुले में ही रखा गया है, जिसको सुरक्षित रखने किसी प्रकार का पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया, जबकि शासन द्वारा इसे नकारा जा रहा है। वहीं इस दौरान हुई हल्की बारिश ने शासन की सारी पोल खोल दी। इस दौरान प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज ने अपने पेज के जरिए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा इस बार पंजाब को पीछे छोड़ते हुए 1,25,60,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने की जानकारी दी। शायद यही वजह है कि बम्पर खरीदी के कारण शासन के पास अनाज भंडारण की समस्याएं मुंह उठा रही हैं। प्रस्तुत विभिन्न खरीदी केंद्रों सहित किसान सुब्रतमणि त्रिपाठी से जानकारी के अनुसार है ना। नहीं, वो इसी तरह के भरा गया है, उसमें भी धान। अच्छा, धान ही है वो, धाना ही भैया। कौन खिला रहा है? तुम लोग घुसे सर्वे करें। हाँ, तो सब लीवर है। वो अभी धान उठ रही थी, धान उठने के बाद रुक गई। अब जो पाला है वो पड़ा है, उसको भराई चालू है। ढका नहीं गया था क्या? ढका था, पन्नी उड़ गई है। बाकी नहीं उड़ी? हवा चलने से पन्नी उड़ गई। फिर क्यों नहीं ढका गया उसको? हा? बाद में क्यों नहीं ढका गया? ढकेगा, अब थोड़ा हवा लग जाए, भीगा तो है ही है। अगर अभी मून देंगे तो वो जाम आएगी। कुछ हवा लग जाए, सूख जाए, उसके बाद मून देंगे। कितना भीग गया होगा? ज़्यादा थोड़ी भीगा है, 10-20 बोरी भीगा है। देख लीजिए नाले में। कोई आया था देखने अधिकारी यहाँ? हाँ, अधिकारी आके चले गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल किशोर कोरी है। क्या है आप यहाँ? यहाँ चौकीदारी करता हूँ। शहर में जो भी गेहूं के खरीदी केंद्र बने हैं, आप देख रहे हैं, ये बात पूरे मध्य प्रदेश में है। कई बार मांग की गई है कि खुले आसमान के नीचे खरीदी केंद्र न बनाए जाएं, लेकिन शासन खरीदी केंद्र हमेशा खुले आसमान के अंदर नीचे बनाता है, चाहे वो धान की हो चाहे गेहूं की हो। आप देख रहे हैं एक तूफानी बारिश के कारण सब जगह है, जहां भी ग्रामीण अंचलों में खरीदी केंद्र आसमान के नीचे वहां भीगा है। आप देखें मंडी प्रांगण में जो खैरा और बहुरी बांध का खरीदी केंद्र गेहूं का था, गेहूं के उठाव न होने के कारण यहाँ भी गेहूं भीगा है। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि भविष्य में अगर धान की जब खरीदी होगी तो खरीदी केंद्र आसमान के नीचे न बनाइए। युद्ध स्तर पर गोदाम बनाए जाएं, हर खरीदी केंद्रों में गोदाम हो, गोदामों में खरीदी की जाए। आपने जैसे देखा अभी मंडी में पिछले साल की भी धान पड़ी हुई है, सड़ रही है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय रीवा कलेक्टर जी से कि धान का उत्पादन किसान इस बार करें कि न करें। आप बतला दीजिए, अब मानसून आने वाला है, अगर इतने धान का बम्पर स्टॉक है तो धान की उत्पादन किसान न करें, धान न लगाएं। हम आपके चैनल के माध्यम से सभी से मांग करते हैं कि जहां भी खरीदी केंद्र आसमान के नीचे रहे हैं, गेहूं भीग रहा है, देखिए वो क्षति। अब ठीक है कि किसानों से सरकार ने खरीदी कर लिया है, लेकिन क्षति तो हो ही रही ना, अपने देश की क्षति हो रही, तो क्षति से बचाइए। जहां भी खरीदी केंद्र आसमान के नीचे हैं उन गेहूं का तत्काल उठाव करवाइए और आने वाले धान के सीजन के लिए आप दिशा निर्देश जारी करिए कितने एरिया में किसान धान बोएं, क्योंकि बम्पर उत्पादन हो जाता तो फिर धान की फसल भी सड़ती है। अब गेहूं को न सड़ाएं, आपसे यही विनती है। जहां जहां भी खरीदी केंद्रों में गेहूं पड़ा हुआ उसे तत्काल उठाव करवाएं। लॉकडाउन के दौरान अन्य प्रदेशों से लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए शासन एवं प्रशासन के सामने रोजगार की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसके बाद शासन द्वारा इन मजदूरों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार मुहैया कराने स्थानीय प्रशासन को कहा गया। इसी कड़ी में रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे द्वारा जिले के बाहर से आए प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने 7,000 नए जॉब कार्ड बनाए जाने एवं 18,000 को रोजगार देने का दावा किया। वहीं कलेक्टर ने बताया कि प्रवासी श्रमिकों का मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक पोर्टल में एंट्री की जा रही है एवं बाहर से आए श्रमिक विभिन्न ट्रेंडों में कुशल हैं, अतः उनकी दक्षता के अनुरूप कार्य दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रस्तुत है कलेक्टर बसंत कुर्रे से जानकारी के अनुसार।
माइग्रेंट लेबर्स के लौटने के बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज जो सामने आया है वो है उनके रोज़गार का। फ़िलहाल नरेगा के माध्यम से हमारी जो पंचायतें हैं 827 पंचायतें हैं, सभी में काम चल रहा है। 35,000 से भी ज़्यादा अभी लेबर उसमें इंगेज्ड है और 6,219 मस्टर जारी हुए हैं, जिसमें लगभग 9,000 काम अभी वर्तमान में चल रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि श्रमिकों के रोज़गार की एक बड़ी समस्या सामने आ रही है, तो इसमें नए जॉब कार्ड भी हमने बनाए हैं, जो कि लगभग 7,000 जॉब कार्ड बने और जिसमें लगभग 18,500 सदस्य नए जुड़े हैं। उन्हें भी नरेगा के माध्यम से रोज़गार उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य शासन के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक पोर्टल अभी निर्माण किया गया है। इस पोर्टल में जो भी श्रमिक लौट रहे हैं उनकी एंट्री इसमें की जा रही है और वो जितने भी श्रमिक जो, क्योंकि ये बाहर जहाँ रहते थे, ये सभी एक स्किल्ड तरह के लेबर हैं। ये नरेगा के जो मेहनत के काम हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि ये सभी किसी न किसी स्किल्ड लेबर के रूप में बड़े इंस्टीट्यूट्स में, फैक्ट्रीज़ में या और अन्य संस्थानों में ये नियोजित थे। उनके ट्रेड के हिसाब से जो जॉब्स उनको मिल सके और उनको चिन्हित किया जा सके, इस तरह इस पोर्टल के माध्यम से इन सभी का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और आने वाले समय में ये इन श्रमिकों को उनके ट्रेड के अनुसार जो उनके रुचि का काम है या जो वो करते रहे जिसमें स्किल्ड है, वो उस तरह के जॉब्स में उनको एंगेज किया जाएगा। कोरोना लॉकडाउन के साथ ही बोर्ड की परीक्षाएं रोक दी गई थी। वहीं अनलॉक की स्थिति के बाद 9 जून से 16 जून तक बोर्ड की परीक्षाओं की तिथि घोषित की गई। वहीं इन परीक्षाओं के लिए रीवा जिले के 99 परीक्षा केंद्र भी बनाए गए। इस दौरान आज कक्षा 12वीं के छात्रों द्वारा कलेक्ट्रेट में कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग करते हुए छात्रों ने जीवन का हवाला देते हुए कहा कि जब प्रदेश में कोई भी कोरोना केस नहीं था तब परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी, जबकि आज कोरोना की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में शासन के मुखिया मामा जी से अनुरोध है कि परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की कृपा करें। हमें किसी भी जनरल प्रमोशन की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तुत है छात्र राज द्विवेदी से जानकारी के अनुसार। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राज द्विवेदी है। आज आप लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन दे रहे हैं, जी। क्या मांगे हैं आप? भाई हमारी मांगे ये हैं मामा शिवराज जी से कि मामा जी का एक ट्वीट आया था कि 12वीं के परीक्षार्थी कांग्रेस की सह के कारण परीक्षा देने में असफल हो रहे हैं, परीक्षा देने का मन नहीं कर रहे हैं। तो मामा जी को एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि हम साल भर पढ़ते ही इसीलिए परीक्षा देने के लिए। जब मध्य प्रदेश में एक भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति नहीं था तब 20 मार्च को परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी और आज यह हाल है, कोरोना का यह हाल है कि पूरे मध्य प्रदेश में 85-100 के ऊपर यह आंकड़ा पहुँच चुका है। और जब 3 महीने यह प्रोसेस चली तो 3 महीने आदरणीय मामा जी ने बिल्कुल परीक्षा का नाम नहीं लिया और जब अब डेली प्रतिदिन 150 से 200 लोग बढ़ रहे हैं तो मामा जी 9 जून से 16 जून तक परीक्षा कराने का निर्णय ले रहे हैं। मैं मामा जी से ये दरख्वास्त करता हूं कि एक बार हमें, हमारे जितने भर साथी हैं, किसी को जनरल प्रमोशन, कोई जनरल प्रमोशन की मांग नहीं कर रहा है। सिर्फ मांग यह है कि जो 9 जून से 16 जून तक, जब तक यह कोरोना वायरस जब तक अपने समय में ख़त्म ना हो जाए तब तक यह बिल्कुल ये जो प्रोसेस है परीक्षा लेने की जो मामा जी ने निर्णय लिया है यह बिल्कुल बंद करा दी जाए। और जब भी मामा जी का एक कहना और है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमित मिल नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा संक्रमित ठीक हो रहे हैं। तो जहाँ तक हम समझते हैं कि यह प्रोसेस 20-25 दिन या 1 महीना चलेगी, उसके बाद सारे संक्रमित खत्म हो जाएंगे। तो मैं एक भांजा होने के नाते, एक विद्यार्थी होने के नाते मामा जी से दरख्वास्त करता हूँ कि एक बार पुनर्विचार करें और जो यह 9 जून से 16 जून तक परीक्षा आयोजित की गई है उसे बर्खास्त करें और डेट आगे बढ़े। कोरोना लॉकडाउन के बाद सभी संस्थाओं को बंद कर दिया गया था, किंतु इस दौरान किराए के मकानों, भवनों में संचालित संस्थाओं का किराया एवं बिजली का बिल एक बड़ी समस्या बनकर सामने खड़ी है, जिसको लेकर आज विभिन्न संस्थाओं द्वारा लॉकडाउन के दौरान भवन का किराया एवं बिजली का बिल माफ करने सहित 1 जुलाई से कोचिंग संस्थाओं के संचालन की अनुमति व किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों का भी किराया माफ करने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपा। प्रस्तुत है उत्तम सिंह एकेडमी के संचालक उत्तम सिंह से जानकारी के अनुसार। बताइए भैया, आज ये किन मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा जा रहा है, किसके नाम ज्ञापन है ये? जी, ये कोविड-19 के कारण जो छोटे उद्यमी हैं और छोटे दुकानदार हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और उनके सामने जो सबसे बड़ा संकट है वो किराए का।
उसी किराए के में कैसे रियायत सरकार प्रशासन हम लोगों को दे सकती है, हम लोगों के लिए सरकार क्या कुछ उपाय सुझा सकती है या इस तरह के क्या अन्य कदम उठाए जा सकते हैं, उसी मांग को लेकर आज हम माननीय कलेक्टर महोदय के सामने उपस्थित हुए हैं। और कि जब से मार्च से लगभग हमारे संस्थान बंद है, छोटे दुकान बंद है, छात्र जो किराए से रह रहे हैं वो प्रभावित हुए हैं, इसी तरह से और भी कई व्यवसाय चाहे किराने की दुकान हो, सब्जी या सैलून या अन्य सभी इस तरह के छोटे व्यवसाय प्रभावित हुए हैं। तो हम शासन से यही चाह रहे हैं कि हमको किराए में छूट दी जाए। मार्च से लेकर जुलाई या आगे जब तक भी ये लॉकडाउन की अवधि चलेगी उसमें हमको किराए में माफ़ी प्रदान की जाए और आगे भी जो अवधि हो जब से गतिविधियां सामान्य हो तो किराए में हमको छूट दी जाए। इन्हीं में से कुछ हमारे जो मांग के बिंदु हैं हम चर्चा करेंगे। सर, उन बिंदुओं को एक बार आप हमारे मीडिया के बंधुओं से साझा करेंगे कि हमारी मांगें कौन कौन सी हैं। हमारा उद्देश्य जो है इसका वो ये है कि ये भी जो लॉकडाउन की अवधि है उसमें उसके पूरा होने के पश्चात सभी को रियायत मिले, जिससे सभी व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से शुरू हो सके। अन्यथा व्यापार यदि नष्ट हो जाएगा तो भविष्य में भी जितने लोगों का लालन पालन जीवन यापन इन सब गतिविधियों से चलता है उस पर संकट आएगा। तो हमारी मांगे हैं कि ये लॉकडाउन अवधि जो है उसका संपूर्ण किराया माफ़ किया जाए। भविष्य में जो किराया लगाया जाए, क्योंकि ये आने वाला संकट काल है, तो उसमें कमी की जाए, रियायत की जाए। जो छात्र किराए के मकानों में रह रहे हैं उन्हें उनके मकान मालिकों द्वारा रियायत दी जाए। रीवा चूँकि ग्रीन जोन में है और बहुत सी व्यावसायिक गतिविधियां यहाँ शुरू हो चुकी हैं, तो ऐसे में शैक्षणिक संस्थाओं के भी संचालन की अनुमति 1 जुलाई से दी जाए। और इस दौरान जो बिजली का बिल, चूँकि हमारे कनेक्शंस कमर्शियल कनेक्शंस में आते हैं, तो उस पर भी रियायत दी जाए। ऐसी हमारी मांग जिलाधीश महोदय से है। और मैं अपेक्षा करूंगा कि प्रशासन और जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो मकान मालिक हैं, वे सब इस संकट काल में सहयोग करेंगे, क्योंकि ऐसे देश के प्रधानमंत्री ने भी अपील की थी कि हम व्यावसायिक गतिविधियां या अर्थव्यवस्था को बाद में संभाल लेंगे, पहले ज़िंदगी संभालना ज़रूरी है। तो हर किसी को इसमें नुकसान हुआ है और इसमें हर किसी को सहयोग करना चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की दूसरी पारी के 1 वर्ष पूर्ण होने पर रीवा के सांसद जनार्दन मिश्र द्वारा रीवा की जनता को धन्यवाद दिया। वहीं सांसद द्वारा केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए गए धारा 370 3 तलाक एवं राम मंदिर के निर्माण को मील का पत्थर बताया। वहीं सांसद के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्यों में कृषि, सड़क निर्माण एवं रेलवे की उपलब्धियों को भी गिनाया। वहीं कोरोना वैश्विक महामारी में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए सराहनीय कार्य को भी प्राथमिकता से रखा। प्रस्तुत है रीवा सांसद जनार्दन मिश्र से जानकारी के अंश। संसद 1 साल हो गया आपको संसद सदस्य बने, इस वर्ष में कौन सी आपने खास योजनाओं को लाभ दिया रीवा के लोगों के लिए? रीवा के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक ये प्याज उत्पादक जिले के रूप में चिन्हित है और इसका उत्पादन बढ़े, और दूसरा इसकी प्रोसेसिंग सही हो जिससे लोगों को काम मिले, उस पर मेरा काम चल रहा है। और अब ये जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना मोदी जी ने दी है, उसमें मुझे लगता है कि सफलता मिलेगी। दूसरा, ये एक सहजन जो कुपोषण को दूर करने का सबसे अच्छा तत्व है, इस वृक्ष को लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये पूरी नर्सरी उसी की लगी हुई है और केंद्र सरकार से बातचीत चल रही है, इसे पूरे ज़िले को इसे अडॉप्ट करें, उसमें मैं प्रयासरत हूँ। दूसरा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ रेलवे की है, तो बात किया है, वो रीवा से मुंबई की ट्रेन की बातचीत चल रही थी और करीब ये था कि एक नया रेलवे स्टेशन बनेगा या कि पूना तक इसको एक्सटेंड करके करेंगे। लेकिन अब इस समय रेलवे की स्थिति आगे क्या होगी, कितना पैसा है रेल के पास, कितना घाटे में जाएगा, क्योंकि वो तो पूरा कोलैप्स हो चुका है रेल विभाग। तो उसके लिए आगे प्रयास करेंगे कि क्या हो सकता है। तीसरा, रेलवे स्टेशन में एक वेटिंग रूम बना है और अभी जो एसी मेंटेनेंस शेड है उसके प्लांट को लगाने के लिए पैसा मंजूर है, ठेका उसका अब नए ठेकेदार की बात चल रही। पहले एक का लगना था लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। 2 जो नेशनल हाईवे मंजूर हुए हैं उनमें काम शुरू है और एक 2 लेन का भी काम है, उसको भी शुरू करने की स्थिति बन रही है।
इस तरह से सड़क और रेल के मामले में, एग्रीकल्चर के मामले में, 3 मामलों में मैं प्रयासरत हूँ ये काम हो। जहाँ तक केंद्र सरकार का मामला है, केंद्र सरकार ने जो ऐतिहासिक फैसले किए हैं, इतिहास में जो गलतियाँ हमारे देश की सरकारों ने किया था कश्मीर के मामले में, वो एकदम से जिसके लिए एक देशवासी चाहता था कि धारा 370 हटे, उसको ख़त्म किया। राम मंदिर का काम शुरू हो चुका है, ट्रस्ट बन गया और वहाँ पर संतलीकरण का काम है, जो सैकड़ों सदियों से जो मामला उलझा हुआ था और गुलामी का एक प्रतीक भारत के सीने पर एक कील की तरह घुसा हुआ था। ये बाबरी का मामला, वो आज राम जन्मभूमि का काम शुरू हो रहा है। तो इस तरह से केंद्र सरकार ने जिस तरह से कश्मीर में हिंसा, उग्रवाद को कंट्रोल किया, इन सब मामलों में पूर्वोत्तर के लिए काम किया, सीमा पर सड़कें बना करके, चीन की सीमा पर जहां असंभव था वहां सड़कें बना करके और सरकार ने सीमा की सुरक्षा का काम किया है। तो इस तरह से जो इस विपत्ति के काल में भी केंद्र सरकार ने जहां पीपीई किट एक भी नहीं बनती थी, माने हम तो हो गया विदेशों पर निर्भर थे, उसमें न आत्मनिर्भर हो गए। ये संक्रमण की जांच की स्टिक नहीं थी, आज 2 लाख स्टिक रोज बन रही है। एक वायरल टेस्टिंग सेंटर था पुणे में और आज अब 359 टेस्टिंग सेंटर बन गए हैं। रीवा में भी 2 मशीनें हैं। तो विपत्ति के काल में जबकि सारी दुनिया पैलिसिस की ओर जा रही है, इसमें भी कहाँ से कैसे हम सकारात्मक चीज़ें निकाल सकते हैं, ये मोदी जी की संकल्प शक्ति और दूरदृष्टि का नतीजा है कि आज इन 3-4 चीज़ों में जिसका अपने यहाँ कोई उत्पादन नहीं था, उसमें हम करीब आत्मनिर्भर हो गए हैं। मास्क 90% मास्क हमको बाहर से लेना पड़ता था, आज मास्क के मामले में आत्मनिर्भर हो गए। कोरोना के मामले में सारी दुनिया फेल रही, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने समय पर लॉकडाउन लागू करके इस देश में कोरोना की महामारी से बचा लिया। नहीं तो आज लोगों का आकलन है, तमाम सारी संस्थाएं, दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आकलन कर रही हैं कि अगर हिंदुस्तान में लॉकडाउन न हुआ होता तो आज 50 लाख के आसपास संक्रमण होता। अब 50 लाख का संक्रमण होता तो मौतें कितनी होती, आप आकलन कर लीजिए। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुणे। भंडारण की राह जोड़ता खुले में पड़ा अनाज, प्रदेश में हुई बम्पर खरीदी पंजाब को पीछे छोड़ा। 7,000 नए जॉब कार्ड के साथ ही 18,000 प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा, कहा कलेक्टर बसंत कुर्रे ने। 12वीं के छात्रों सहित कोचिंग संस्थाओं के संचालकों ने ज्ञापन सौंपा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।